नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका ध्रुव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए। वर्णमाला का टॉपिक जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आपका एक या दो प्रश्न प्रत्येक एग्जाम के लिए बनता है आपका। तो इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है आपका, पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकृत किए गए। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्वर काल स्थान संवादकार, दूसरा है स्वर स्थान काल प्राण सुर, तीसरा है काल प्रयत्न स्थान प्राण अनुदात, चौथा है स्वर काल स्थान प्रयत्न और अनुप्रदान। इसका जो पहला प्रश्न का जो लास्ट ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, स्वर काल स्थान प्रयत्न और अनुप्रदान। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है आपका, मात्रा के आधार पर स्वर का भेद नहीं है। अब मात्रा के आधार पर स्वरों को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में, जिसमें से पहला आपका ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा आपका दीर्घ स्वर होता है और तीसरा पल्लव स्वर होता है। इसे आप एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इसे आप द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, इसे आप त्रिमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। तो आपका जो मात्रा के आधार पर स्वर का भेद नहीं है वो आपका संयुक्त स्वर नहीं। कौन सा नहीं आपका, संयुक्त स्वर नहीं। संयुक्त स्वर आपका उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद के कंडीशन में आता है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका मूल स्वर होता है और दूसरा आपका संधि स्वर होता है। संधि स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका दीर्घ स्वर होता है और एक आपका संयुक्त स्वर होता है। तो ये आपका जो संयुक्त स्वर है ये आपका ऑप्शन उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो जाता है। अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर में आपका अ कॉमा छोटी ई कॉमा छोटा उ आ जाता है। दीर्घ स्वर में आपका आ कॉमा बड़ी ई कॉमा बड़ा उ ए कॉमा ए ओ कॉमा ओ आ जाता है। अगर हम बात करें मात्रा की, तो मात्रा के अगर हिंदी में मात्राओं की बात करें तो मात्राओं की हिंदी में मूल रूप से संख्या है वो 10 मानी गई है। तो मात्रा के आधार पर हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो भी हम 10 स्वरों का करेंगे यहाँ पे। इसमें एक आपका री आ जाएगा यहाँ पे। अब री इसमें मात्रा के आधार पर नहीं आएगा, क्योंकि री आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो इसका जो आंसर बनेगा संयुक्त स्वर आपका उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका सुमेलित नहीं है। सम्मिलित स्वर ई कॉमा उ, बी ऑप्शन है अर्ध स्वर ए कॉमा ओ, विपरीत स्वर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन देखा अर्ध विपरीत स्वर है ए कॉमा। ये मुख्य द्वार के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका सम्मिलित स्वर होता है, एक आपका ये अर्ध सम्मिलित स्वर है। यहाँ पे थोड़ा आपका चेक करें, अर्ध सम्मिलित स्वर। सम्मिलित का मतलब होता है आपका बंद। सम्मिलित का मतलब क्या होता है, बंद। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार लगभग 95% बंद होता है उसे हम सम्मिलित स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटी ई कॉमा बड़ी ई, छोटा उ कॉमा बड़ा उ होता है। अर्ध सम्मिलित का मतलब है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्ध सम्मिलित स्वर कहते हैं। इसमें आपका ए और ओ आ जाता है। तो पहला भी सही है, सुमेलित है, दूसरा भी सुमेलित। विपरीत का मतलब होता है खुला। जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग 100% बोल सकते हैं आप, खुला रहता है, उसे आप विपरीत स्वर कहते हैं। तो विपरीत स्वर आपका बन जाता है यहाँ पे आ। तो ये आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। और अर्ध विपरीत स्वर में है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग 50% खुलता है उसे आप अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। तो अ आपका इस कंडीशन के अंतर्गत आ जाएगा। अ कॉमा बड़ा ए कॉमा बड़ा ओ आपका क्या हो गया, अर्ध विपरीत स्वर।
तो सुमेलित कौन सा नहीं था, विवृत स्वर, विवृत स्वर अ नहीं होता, विवृत स्वर आपका क्या हो जाता है, आ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ज्यादातर मैंने आपके 4 ऑप्शन दिए हैं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इसमें कवर हो जाए। सुमेलित नहीं है, अग्र स्वर ई कोमा ए, मध्य स्वर है आ, अपस्थ स्वर ओ कोमा ओ, उ कोमा बड़ा उ, वृद्धमुखी स्वर ओ कोमा ओ। अगर हम जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों की बात करें तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और अपस्थ स्वर। अग्र स्वर से कहते हैं जिस स्वर का उच्चारण करते समय जीव का अग्र भाग सक्रिय रहता है, आगे का भाग मतलब काम करेगा उसमें। तो इसमें आपका छोटी ई कॉमा बड़ी ई, छोटी ई कॉमा बड़ी ई और ए कॉमा इसके अंतर्गत आ जाता है। पहला ऑप्शन तो आपका सही है। मध्य स्वर का मतलब है जिस स्वर का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर के अंतर्गत आपका आ नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो आपका जो सुमेलित ऑप्शन है ये आपका सुमेलित ही। पश्च स्वर के अंतर्गत बार बार की इन 5 स्वरों को छोड़ के जो बचे हुए हैं आपका, जैसे आपका यहाँ पे आ हो गया, छोटा वो हो गया, बड़ा वो हो गया, ओ कॉमा ओ किसके अंतर्गत आ गया आपके, ये आपके पश्च स्वर के अंतर्गत। वृद्धमुखी स्वर उस स्वर को कहते हैं, पोस्ट आवृत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं वृद्धमुखी स्वर और एक को कहते हैं अवृद्धमुखी स्वर। वृद्धमुखी स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका जो ओठों की आकृति वो वृत्ताकार होती है, उसे आप वृद्धमुखी स्वर कहते हैं। तो छोटा उ कॉमा बड़ा उ, ओ कॉमा औ, छोटा उ कॉमा बड़ा उ, ओ कॉमा औ और विदेशी भाषा या आगत वर्ण आ इसके अंतर्गत आ जाता है। और बार बार की जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख द्वार सॉरी हमारे ओठों की आकृति वृत्ताकार न होकर या गोलाकार में होती है, अन्य आकृति में होती है, उसे अवृद्धमुखी स्वर कहते हैं। इन 4 स्वरों को छोड़ के अ कॉमा आ, छोटी ई कॉमा बड़ी ई और ए कॉमा आपका अवृद्धमुखी स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपका सुमेलित नहीं था, मध्य स्वर आपका आ न होते हुए अ होता है, क्या होता है आपका, अ होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं। ज्यादातर हमने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाने की कोशिश की, एक 4 ऑप्शन डाले। सुमेलित नहीं है, कंठ ध्वनि में आपका देखा क कॉमा विसर्ग कॉमा ह, तालव्य में देखा च य स, मूर्धन्य में देखा र स ढ और ढ, दंतोष्ठ में देखा व। अगर हम कंठ ध्वनि की बात करें इसमें आपका सूत्र रहता है अपवाद विसर्जन नामक कंठ, अ कॉमा आ कॉमा क वर्ग कॉमा विसर्ग और ह, यह आपका कंठ से उच्चारित ध्वनियां हैं। अगर हम तालु की बात करें तो ईचु यसा नामक तालु, छोटी ई कॉमा बड़ी ई कॉमा च वर्ग कॉमा य कॉमा स, यह आपका तालव्य वर्ण या तालव्य ध्वनि है। ऋतु रसा नामक मूर्धन्य में री कॉमा ट वर्ग कॉमा र कॉमा स और द्विगुण व्यंजन ढ और ढ, यह आपका मूर्धन्य ध्वनि हो गई है। दंत प्लस ओष्ठ से जो उच्चारित ध्वनि है वो वर्ण होते हुए यहाँ पे व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ ध्वनि व होती है, न कि भ। तो सुमेलित आपका कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण जीभ का अग्र भाग ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ों को स्पर्श करता है उन्हें कहते हैं, उन्हें आप वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं, वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे जो जीभ है, जीभ का जो आगे का भाग है हमारे ऊपर के दांतों से थोड़ा जो ऊपर है
मसूड़े, इसी मसूड़े को आप वत्सरी भी कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, वत्सरी। तो मसूड़ों का मतलब होता है वत्सरे को स्पर्श करते हैं, इसे वत्सरे व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका स, द, ल, ज, न आता है। तो आप इसको कह सकते हैं सरल जन। इसके अंतर्गत कौन आता है, सरल जन। और इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है सरल जन। पार्श्विक व्यंजन में कहते हैं जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है बगल से निकले, जिसके उच्चारण में हमारे जीभ के पार्श्व या बगल से हवा निकले उसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है ल। इसके अंतर्गत कौन सा आता है, ल। लुंठित जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जीभ लुढ़क कर आगे बढ़ती है या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ में तीव्र कंपन होता है उसे लुंठित या प्रकंपित, उसे लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है आपका र। तो पार्श्व का मतलब बगल से, जीभ के बगल से श्वास निकले, ल। लुंठित लुढ़क कर आगे बढ़ना, और प्रकंपित का मतलब जीभ में तीव्र कंपन होना, आपका हो गया र। तो हमारा ऑप्शन पहले से हो गया था। अगला अगला क्वेश्चन है क ख सॉरी क ग ज फ, ये आपका यहाँ पे डॉट लगे हुए नीचे, ये आपकी जो ध्वनिया है ये अरबी फारसी की ध्वनिया, ये आप बोल सकते हैं विदेशी भाषा की ध्वनिया है या विदेशी या आगत वर्ण। ये सारे क्या है अ ग ज फ, ये ज्यादातर जो हमारी ध्वनिया आ रखी है अगर इनके नीचे नुक्ता लग रखा है तो आपका अरबी फारसी की ध्वनिया हो जाती है। इनसे संबंधित जो भी आपके शब्द बनेंगे वो भी आपके अरबी फारसी भाषा के शब्द बनेंगे। तो इसका ऑप्शन आपका पहला, सॉरी दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से असत्य कथन कौन है। अनुस्वार पृथक ध्वनि, बिल्कुल बात सही है, अनुस्वार क्या है, पृथक ध्वनि है। अनुस्वार अगर व्यवहारिक तौर पर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अनुस्वार उसे कहते हैं जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि आधे भाग की शेष बच जाती है तब उसे आप अनुस्वार कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैंने लिख दिया ऐसे, यहाँ ह के ऊपर अनुस्वार है, अगर हम इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे अंतिम जो ध्वनि आ रही है अहम, अंतिम जो ध्वनि हो किसकी बच जा रही है, आधे भाग की। तो जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि आधे भाग की शेष बनती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी के रूप में आता है। अगर इसकी साइन की बात करें, अब ये अनुस्वार अलग अलग बिहेव करता है, ये व्यंजन पांचवें वर्ण के लिए प्रयोग करता है। आप इसको पंचम अक्षर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। वो अपना जो स्वभाव है अलग अलग दिखाता है, स्पर्श व्यंजन के लिए अलग दिखाता है, अंतःस्थ उष्मा संघर्ष के लिए अलग दिखाता है, और आपका जो अगर किसी अंतिम वर्ण के ऊपर आए तो ये मात्र दिखाता है। अब डिपेंड करेगा कि किस पे, जब ये किसी स्पर्श व्यंजन के ऊपर आता है तब उसी वर्ग के पांच वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने लिख दिया ऐसे दंत, तो यहाँ पे ये स्पर्श व्यंजन के ऊपर आती है अनुस्वार की मात्रा, तो यहाँ पे जो इस ध्वनि, इसकी जो ध्वनि होगी या इसका जो उच्चारण होगा वो न के रूप में होगा। इस त वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, न। मैंने कहा जब किसी स्पर्श व्यंजन के ऊपर अनुस्वार होती है तो ये किसी उस वर्ग के पांच वर्ण, तो उस वर्ग के पांच वर्ण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। और जब ये स्पर्श व्यंजन को छोड़ के उसमें या संघर्षी या अंतःस्थ व्यंजन के ऊपर होता है तब ये किसी भी पांचवें अक्षर में आपका चेंज हो जाता है। जैसे जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे संसार, तो यहाँ पे इसका उच्चारण आपका न के रूप में। अब अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने बोल दिया संयम, यहाँ पे इसका उच्चारण संयम न के रूप में आता है। तो जब भी किसी उसमें संघर्ष के ऊपर होगा तभी किसी भी पांच वर्ण में चेंज हो सकता है, और जब भी किसी अंतिम वर्ण के ऊपर एक बिंदी के रूप में आएगा तभी केवल और केवल आपका आगे वर्ण की तरफ भी होगा। तो अनुस्वार पृथक ध्वनि है। अनुस्वार का उच्चारण गुरु के रूप में होता है। जब हम छंद के अंदर देखते हैं तो अनुस्वार अगर हम यहाँ से अहम के ऊपर अगर यहाँ पे इस वर्ण में अगर मात्रा की काउंटिंग करें तो यहाँ पे इसको गुरु के रूप में काउंट करें।
जो आपका साइन है वो एस के रूप में दिखेगी। अनुनासिक पृथक ध्वनि है, ये भी आपका सही है। अनुनासिक है, ये पृथक ध्वनि है। अनुनासिक का उच्चारण गुरु के रूप में होता है। अनुनासिक का मतलब जैसे आप किसी भी वर्ण के ऊपर आप चंद्र बिंदी लगा देते हैं, तो ये अनुनासिक चंद्र बिंदी के रूप में होती है और स्वरों के ऊपर ये मात्रा के रूप में काम करती है। यहाँ पे गुरु का उच्चारण नहीं करती है, लघु का उच्चारण करती है। तो आपका जो सुमेलित नहीं था वो आपका सत्यगत नहीं था। अनुनासिक का उच्चारण किसके रूप में किया जाता है? लघु के रूप में किया जाता है, न कि गुरु के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को क्या कहते हैं? क्या आपका ईओ के एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन है। स्वर रहित अथवा ईओ के क्वेश्चन में, ईओ के एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन है। तो जब स्वर से रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन होता है तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप वर्ण कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। स्वर से रहित और स्वर के सहित जो व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण दोनों रूप में हो सकता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकता है और किसी दूसरे वर्ण की सहायता से क्या हो सकता है? उच्चारित हो सकता है। ध्वनि का मतलब जब मैं कोई चीज मौखिक रूप से बोल रहा हूं तो वो आपका ध्वनि हो जाएगा। पद और शब्द तो अलग चीज हो गया। पद कब होगा? जब कोई वाक्य के अंदर कोई शब्द होगा तो उसे आप पद कहते हैं, और जब कोई पद स्वतंत्र रूप, जब कोई वाक्य के अंदर वो शब्द न होते हुए स्वतंत्र रूप से बिहेव करेगा तब वो शब्द हो जाता है। अगला, गलत विकल्प का चयन कीजिए। मात्राओं की संख्या 10। स्वतंत्र रूप से मात्राओं की संख्या या प्रत्यक्ष रूप से मात्राओं की संख्या 10 से होती है और प्रत्यक्ष रूप से मात्राओं की संख्या 1 होती है, उसमें अ आ जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? उच्चारण के आधार पर भी स्वरों की संख्या आपका वैसे 10 हो जाती है। स्पृष्ट व्यंजन, इसे आप वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इसी को आप स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तात्पर्य वर्ण, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर देना, इसमें 10 कर देना। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तब यहाँ पे काकल्य जो व्यंजन है ये आपका गलत एक में हो जाएगा। काकल्य जो व्यंजन वो आपका आंसर बन जाएगा हा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? हा। वह व्यंजन जो गले के अंदर स्वर यंत्र या मुख, मुख को ही आप काकल्य कहते हैं। जब हमारी जो वोकल कार्ड है वहां से कोई ध्वनि उच्चारित होती है तब उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। तो काकल्य व्यंजन आपका ल न होते हुए क्या होता है? आपका स्वर यंत्र या हमारे स्वर यंत्र का जो मुख है वहां से उच्चारित ध्वनि को ही काकल्य ध्वनि या काकल्य व्यंजन कहते हैं। वो कौन सा आपका? केवल हा। अगला प्रश्न, अगला है आपका ओष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण, अघोष वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ्य आगे हमने देखा उपु धनिया नामक ओष्ठ्य, छोटा उ कॉमा बड़ा उ कॉमा प वर्ग। ओष्ठ्य कौन कौन से होते हैं? छोटा उ कॉमा बड़ा उ कॉमा प वर्ग। आपके क्या हो जाते हैं? ओष्ठ्य ध्वनि होती है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन आपका क से लेकर और म तक 25 व्यंजन वर्ण आपके क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। आपका जो क वर्ग है कंठ से, च वर्ग आपका तालु से, ट वर्ग आपका मूर्धन्य से, त वर्ग आपका दंत से और प वर्ग आपका ओष्ठ्य होता है। अगर हम अल्पप्राण की बात करें, प्राण का मतलब है श्वास से लिया गया है। जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय कम प्राण या कम श्वास की जरूरत पड़ती है उसे आप अल्पप्राण कहते हैं। अब यहाँ पे चारों व्यंजन देखें। अगर हम स्वर की बात करें तो जितने भी स्वर हैं सभी स्वर आपके अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण की कंडीशन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। अघोष किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या हो जाता है? आपका अघोष हो जाता है। अभी देखना पड़ेगा ओष्ठ्य में आपका प आगे यहाँ पे, अब ओष्ठ्य में प भी हो गया, प भी हो गया, प प प प, तो पहला चौथा ऑप्शन हो सकता है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन तो ये सारे हैं। अल्पप्राण में आपका पहला, तीसरा आता है, तो यहाँ पे प में पहला, तीसरा, तो ये आपका पहला हो गया क्योंकि ये तो दूसरा वर्ण हो गया, तो इसके आधार पर हो गया। अघोष में भी पहला दूसरा होता है,
तो ये दोनों पहला दूसरे का है, पर ये पहला और एक तीसरा है, तीसरा आपका ये सॉरी दूसरा है, तो ये आपका महाप्राण की कंडीशन की वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। अल्प प्राण में आपका प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण ध कॉमा ज, ध द्विगुण व्यंजन ध कॉमा ज और य ल ल, य ल ल, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण कॉमा ध कॉमा ज, ज कौन सा विदेशी भाषा या अगर थोड़ी ज द्विगुण व्यंजन ध य ल ल, ये क्या हो जाते हैं अल्पप्राण। इन वर्णों को छोड़ के बाद बाकी जो होते हैं आपके वो महाप्राण हो जाते हैं। तो आपको ये क्या करना है, अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा वर्ण ध ज य ल ल, बाद बाकी स्वर इस कंडीशन में आ जाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कॉमा विदेशी भाषा का ख कॉमा स स, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। बाद बाकी जितने भी वर्ड हैं वो सरघोष हो जाएंगे, इनको छोड़ के जितने भी वर्ड हो क्या हो जाएंगे, सरघोष। अगर हम स्वर की बात करें तो जितने भी स्वर ध्वनियां हैं वो सरघोष है। मूल रूप से इसमें 11 स्वरों को लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वो क्या कहलाते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब वो कहलाती है आपकी, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब वो कहलाती है आपका युग्मक ध्वनि। तब वो क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना उसी को आप क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका युग्मक ध्वनि। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो द्वित्व का मतलब दो बार आ जाए, जैसे मैंने लिख दिया दिक्कत, जैसे मैंने क्या लिख दिया दिक्कत। यहाँ पे एक ध्वनि दो बार आई है, दो बार द्वित्व का मतलब दो बार है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अक्कर, जैसे मैंने क्या लिख दिया अक्कर। एक ध्वनि का दो बार आना, एक बार वो पूरी हो सकती है, एक बार आधा वर्ण हो सकता है, एक बार पूरा वर्ण हो सकता है, उसे क्या कहते हैं आप, युग्मक ध्वनि कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब उसे कहते हैं आप संपृक्त ध्वनि। जैसे मैंने लिख दिया बंदर, जैसे मैंने क्या लिख दिया, तो ये एक ध्वनि दो व्यंजनों से क्या हो गई, संयुक्त हो गई, तो उससे कहते हैं आप संपृक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि का भी आगे प्रश्न आएगा, उसका डिस्कस वहीं पे करेंगे। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को आप वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों का अगर समूह होगा, अगर वो क्रमबद्ध नहीं होगा तब उसे वर्ण समूह कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया क र प, तो ये क्या हो सकता है, वर्णों का समूह हो सकता है। और अगर जितने भी हमारे लिपि चिन्ह है उनको हमने क्रमबद्ध कर दिया, लिपि चिन्ह को आप वर्ण भी कर सकते हैं, उनको क्रमबद्ध करना ये वर्णमाला कहलाता है। अक्षर किसे कहते हैं, जिसका छल न हो पाए उसी को अक्षर कहते हैं, या जो ध्वनि हमारी श्वास वायु से एक ही झटके के साथ उच्चारित होती है उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। अगर हम व्यवहारिक देखें, मैंने बोल दिया जैसे मैंने बोल दिया राम शब्द में कितने अक्षर हैं, तो एक झटके के साथ उच्चारित होगी, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है उसे हम अक्षर कहते हैं। तो राम शब्द में अक्षर हो गए रा और म, दो अक्षर। अगर हम वर्ण की बात करें तो हलंत र प्लस आ प्लस हलंत म प्लस आ, तो वर्ण कितने हो गए, चार, और अक्षर कितने हो गए, दो। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। अयोग वहां दो ऐसे हमारे पास मात्राएं हैं
जिनको हम लेखन के आधार पर स्वर कहते हैं। लेखन के आधार पर क्या है, दोनों स्वर है, लेकिन उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वर है, लेकिन उच्चारण के आधार पर इन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं, व्यंजन के अंतर्गत। इसलिए इन्हें कहा गया अयोग, जिसका कोई योग न होते हुए भी अपना अर्थ ग्रहण करे उसी को अयोग कहते हैं। मैंने कहा अयोग हमें एक आपका अनुस्वार आता है, जिसको आप किस रूप से इंगित करते हैं, एक आपका विसर्ग आता है, जिसको आप इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि आधे म की शेष बजाती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि आधे ह की शेष बजाती है तब आप उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे अच्छा हमारा तो हमने भी देखा, जैसे हमने देखा यहाँ पे इस वर्ण की अंतिम ध्वनि क्या है, आधे म की। जैसे मैंने बोल दिया प्राय, तो यहाँ पे यह के अंत में अंतिम ध्वनि जो आ रही वो हाँ क्या, तो उच्चारण के आधार पर ये दोनों फेल हो जाते हैं, इसलिए इनको आप उच्चारण के आधार पर स्वर की कमी भी समझ रखते हैं। उच्चारण के आधार पर एक आपका जो री है वो भी फेल हो जाता है, इससे री और इससे री, तीनों री का उच्चारण एक जैसे हो जाता है, इसलिए उच्चारण के आधार पर री भी आपका फेल हो जाता है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, वहां पे 10 हो जाती है। ये चीजों की संख्या था। दक्षिण भारत में इसी री को आप रू के रूप में देखते हैं, इसलिए उच्चारण के आधार पर री, तीनों री की बात करें, चाहे री छोटी री बड़ी री या रू, या आपका उच्चारण के आधार पर एक जैसे उच्चारण देते हैं, इसलिए उच्चारण के आधार पर री को या स्वर के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न, तो कौन सा समावेश नहीं हो सकता, किसका नहीं हो सकता, अंग और अ, किसका नहीं हो सकता आपका, अंग और अ का। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है। तो अभी हमने यहाँ पे बोला था संपृक्त ध्वनि क्या होती है, दो व्यंजनों के बीच में एक ध्वनि आ जाती है, उसी को आप क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, संपृक्त ध्वनि। अगला, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। लग रहा है कि हमें आसान प्रश्न है, पर हिंदी शब्दकोश में जो क के बाद है, क के बाद यह शब्दकोश पूछा गया, हिंदी शब्दकोश, हिंदी वर्णमाला नहीं, हिंदी वर्णमाला में अगर बात करें तब तो क के बाद है, पर शब्दकोश के अंदर अगर हम देखें तो क के बाद हमें क्या दिखाई देता है, छ। क के बाद क्या दिखाई देगा, छ। तो आंसर क्या हो जाएगा, क के बाद क्या दिखाई देगा, क के बाद ज के बाद क्या दिखाई देगा, ज के बाद यहाँ, और स के बाद क्या दिखाई देगा, स दिखाई देगा। तो ये चारों आकर जो शब्दकोश कंडीशन में इस रूप में दिखाई देती है आपको, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, जब भाषा की सार्थकता की बात करता है तो सार्थक भी और लघुत्तम इकाई का आपका आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शब्द। भाषा की मौखिक इकाई तब ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब आपका वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई तब आपका शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि है, मतलब कौन सी देवनागरी की ध्वनि के आधार पर उच्चारित नहीं होती है, कहीं उच्चारित नहीं होती, कंठ ध्वनि है, दंतोष्टी है, मूर्धन्य है, तो आपकी कौन सी है, गिरवा ध्वनि। गिरवा मतलब गर्दन से कोई भी जो ध्वनि वो उच्चारित नहीं होती है। कंठ भी हमने पढ़ा, दंतोष्ट हमने और फिर पढ़ा, मूर्धन्य में हमें ट, पमा, री, र, री और र और स पढ़ा इसमें, तो गिरवा ध्वनि नहीं आएगी इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। जब प्रत्येक शब्द की वर्तनी को हम क्या करते हैं, उसी वर्ण के क्रम में अलग अलग करते हैं,
तब उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। उसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। जैसे मैंने अभी बोला था कि राम शब्द में क्या करना, हमें सभी वर्णों वर्तनी की दृष्टि से सब वर्णों को क्या करना है, क्रम के आधार पर देखना। तो जैसे मैंने बोला फिर आएगा र, फिर आएगा म, सॉरी र, फिर आएगा आ, फिर आएगा आधा म, फिर आएगा आ। तो जो हलंत युक्त वर्ण होती है आगे वर्ण होती है। अगर इन चारों का मेल करें तो ये आगे क्या बनाएंगे, गामी बनाएंगे। संधि होगा नहीं, संधि विच्छेद नहीं होगा, वर्ण संयोजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो स्वर का जो वर्गीकरण नहीं है, स्वर का वर्गीकरण नहीं है। आपका ह्रस्व स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है, द्वित्व कोई स्वरों का वर्गीकरण नहीं। द्वित्व कोई स्वरों का वर्गीकरण, द्वित्व का मतलब किसी वर्ण का दो बार उसी बात क्या कहते हैं, द्वित्व कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, मैंने बोल दिया था जैसे अक्का, तो यहाँ पे क शब्द का क्या हुआ, द्वित्व हुआ, मतलब दो बार है, एक बार आधा है और एक बार वही वर्ण की जो ध्वनि है वो पूरी आई, तो उसे क्या कहते हैं, द्वित्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान हो जाता है? अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, उसमें हमने कहा था काकल्य वर्ण, उसे हम क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण। उसे हम क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। वत्सर व्यंजन हमने पढ़ लिया है, काकल्य पढ़ लिया, कंठ पढ़ लिया, मूर्धन्य पढ़ लिया, पादा हमने सारा डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब उसे आप युग्मक ध्वनि कहते हैं। जब एक ध्वनि का आपका द्वित्व हो जाता है तब उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आप, युग्मक ध्वनि। जैसे मैंने लिख दिया प्रसन्नता, जैसे मैंने क्या लिख दिया, प्रसन्नता। मैंने बोल दिया बहुत सारी ध्वनियां हैं जो आपका युग्मक ध्वनि के लिए काम करती है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया दिक्कत, जैसे मैंने क्या बोल दिया, दिक्कत। ये युग्मक, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ध्वनि दो बार, एक बार पूरी हो सकती है, एक बार आगे हो सकती है, तब उसे कहते हैं युग्मक ध्वनि। कंप्लीट हमने पढ़ी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। र का विवरण है, र का होता है कि वत्सरे लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन, वत्सरे संघर्षे अघोष अल्पप्राण व्यंजन, वत्सरे स्पर्श सघोष महाप्राण व्यंजन, वत्सर्य पार्श्विक सघोष महाप्राण व्यंजन। तो वत्सर्य तो होता ही है वत्सरों से आपका स्पर्श होना वत्सर्य है, पहला तो सही है वत्सर्य। लुंठित या प्रकंपित भी हम इसको पढ़ा, दूसरा का अर्थ क्या है, लुंठित और प्रकंपित। अघोष या सघोष है, जो आपका य ल ल व, य ल ल और व और ह, ये पांचों के पांचों जो होते हैं आपके सघोष होते हैं, और बाद बाकी जो स और स, ये क्या हो जाते हैं आपके, अघोष होते हैं। तो आपका सघोष कंडीशन को भी क्लियर करना। अल्प प्राण भी है, अल्प प्राण भी आ गया इसमें, तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। वत्सर्य भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन महाप्राण है? कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो मैंने वो बोला कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा वर्ण कॉमा य ल व और ह, ये आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, महाप्राण के अंतर्गत। और द्विगुण व्यंजन ढ, ह, द्विगुण व्यंजन
ढ और विदेशी भाषा का फ। ये जो आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। सॉरी ये ढ वाला नहीं होगा, ये वाला ढ है, ये किसमें आ जाता है आपकी महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब इसमें आपको चेक करना है कौन सा महाप्राण ध्वनि है। तो आपको महाप्राण है, य र ल, ये आंसर बन जाएगा य र ल। आंसर क्या बन जाएगा, य र ल। आंसर क्या बन जाएगा, सॉरी अल्प प्राण, महाप्राण पूछ रहे हैं तो महाप्राण हो जाएगा स स स। उल्टा बोल देंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कॉमा स स स। प्रत्येक वर्ग का दूसरा कॉमा चौथा वर्ण कॉमा स स स और ह और ढ और फ, ये क्या हो जाते हैं आपके महाप्राण हो जाते हैं। और य और ल ये आपके अल्पप्राण। इस कंडीशन को फॉलो करें, ये क्या है, इस कंडीशन को फॉलो। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ढ कॉमा स स स ह और ढ और आपको क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या हो जाता है, अल्पप्राण हो जाता है। अब इसमें हमें ये दिख गया पहला, तीनों में क्या दिख गया पहला, हाँ तो आपका महाप्राण हो जाता है, यहाँ पे आएगा। दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाता है, आपका महाप्राण हो जाता है। आपका पहला तो है और यहाँ पे और ये क्या हो गया, यहाँ पे भी दूसरा हो गया महाप्राण हो गया। यहाँ पे आपका चौथा हो गया, ये आपका दूसरा, ये आपका इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, अल्पप्राण। तो अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण ये दिख गया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे अल्पप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या हो जाता है, अल्पप्राण। और य र ल व ये भी आपके अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तीनों स और ह, इसमें आकार की ध्वनि होती है, महाप्राण होती है। आप ऐसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक से अधिक वर्णों के मेल को आप क्या कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को आप व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं आप, व्यंजन, क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अनुस्वार और अक्षर हो नहीं सकते। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं आप, व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लेकिन भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मांगे गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उससे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका लिपि। लिखित भाषा में जो मूल ध्वनियां हैं उनके लिए जो चिन्ह आपने निर्धारित किए वो किसके अंतर्गत किया, लिपि के। जैसे मैंने क का उच्चारण किया मौखिक रूप से, और उसको जब मैंने लिखा तो उसके लिए जो इकाई को प्रदान किया वो लिपि के माध्यम से किया। ध्वनि क्या है, ध्वनि आपका इसका कोई स्थायित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो ये अभी हमने पढ़ा था ईचू या सामाना तालु। जो ये आपका स है, आपका तालु से उच्चारित होता है। दंत में त वर्ग ल और स आता है, त ल स, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मूर्धन्य में ट वर्ग कॉमा डी कॉमा ल कॉमा स, इसमें ल और स ये वाला स है। इस बात तालु कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। अब र व्यंजन नहीं है, यहाँ पे आपको र दिखाई दे रहा, अगर क्रम की बात करें आपका र है। अगर मातृभूमि में देखें तो मातृभूमि में जो ये मात्रा है, किसकी मात्रा है, ये डी की मात्रा है। तो ऑप्शन दूसरा देखिए, त में यहाँ पे अगर हलंत त प्लस र बराबर, इसमें क्या दिखाई देगा, र दिखाई देगा। और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो मातृभूमि में जो नीचे है ये डी की मात्रा है, इसमें र व्यंजन नहीं है, इसमें आपका र व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका,
स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वो क्या कहलाता है? तब उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। जैसे मैंने बोल दिया हलंत प्लस स बराबर क्या हो गया? छ हो गया। ये स्वर से रहित है और ये स्वर सहित है, दोनों मिलकर क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। तो हिंदी में अक्षर ये चारों के चारों क्या है? संयुक्ताक्षर। क्या है आपके? संयुक्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने क्वेश्चन है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।